तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैक्सिमम जितने पॉइंट मैं कवर कर सकता हूं करूं। आगे आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे, आपको समझ आता चला जाएगा। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको करना कैसे है एग्जाम में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और एक डिस्क्लेमर दे दूं शुरू में ही, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि पेंशन में काफ़ी कुछ है समझाने के लिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, और जो इससे पहले वाली पेंशन की वीडियो है वो भी ज़रूर देखना, थोड़ा आपके बेसिक्स अच्छे क्लियर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, देखिए कोई सा भी पेंशन का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है एम्प्लॉय की, ये क्वेश्चन में दी होगी। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखनी होती है, जो ये 9/6/1979 ये सब एग्जाम उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, बट यहाँ इसकी डेट ऑफ VRS आ रही है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार बच्चे यहीं फर्स्ट स्टेप में ही गलती कर देते हैं और यहीं से गलत हो गया तो फिर आगे आपका क्वेश्चन कोई आंसर देखने का किसी एग्जामिनर का मतलब बनता ही नहीं है। तो आपको शुरू से ही देख के चलना होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार देखिए ये क्वेश्चन एक बार आया था तो बच्चे ने बहुत गलत कर दिया था। सबने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ देखी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखी, सीधे डेट ऑफ रिटायरमेंट निकाल के और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। और एंड में जब करा, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में आपके पास है नहीं, तो वो गलत हो गया। क्यों? एग्जामिनर ने इसमें एक ऐसा पॉइंट डाल दिया था, ये देखिए, ये मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ही टुक्स वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑन 1/4/2020। ये उसने इतने नीचे दे दिया कि बच्चों ने देखा ही नहीं, बस शुरू के ये 2-4 लाइनें पढ़ी और कर दिया। तो मोस्टली बच्चों का गलत हो गया था, जिसने ध्यान दिया उसका सही भी हुआ। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसने VRS तो नहीं लिया है, कि वो सुपर एनुएशन पे हुआ है। अगर सुपर एनुएशन पे हुआ है तभी सुपर एनुएशन तक काम उसका करेंगे। अगर VRS लिया हुआ है या कोई और रीज़न है तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ डेट ऑफ VRS लिखी। अब इसमें भी बहुत से ने गलती कर दी, जिन्होंने ये पॉइंट भी पकड़ लिया बट उसके बाद भी वो गलती कर गए। जो ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस निकलेगी विद इफेक्ट फ्रॉम 9/6/1979 टू 31/3/2020 तक निकलेगी। बच्चों ने क्या किया, 1/4/2020 कर दी, तो यहीं पे एग्जामिनर काट देगा। देखिए VRS जो उसका माना जाएगा 1/4/2020 से माना जाएगा उस, तो 31 जब भी VRS का केस होगा, आप क्या नाम है, ये थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं, एक वीडियो में इस पर भी बना दूंगा। VRS पे जिस डेट को दिया है उससे एक दिन पहले तक की उसमें सर्विस निकलेगी, क्योंकि 1/4/2020 को वो वॉलंटरी रिटायर माना जा चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए 31/3/2020 तक की उसकी क्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस निकालनी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप चाहें तो एग्जाम में कर सकते हैं, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो अच्छा है कि ग्रॉस कितनी बैठेगी 9/6/1979 से 31/3/2020 तक की। अगर नहीं निकाल सकते तो आप ये एज ए रफ वर्क करके सीधे ऐसे ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कि मैंने ये थोड़ा इजी वे में कर दिया है, क्योंकि इसमें गलती होने के बहुत चांस रहते हैं बच्चों के। देखिए इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले वो मंथ देखना है जो फर्स्ट 9/6/1979। देखिए अगर 1 तारीख से होता तो सिंपल था भाई, 1 से 31 मतलब पूरा 1 महीना काउंट हो रहा है। जहाँ पे भी ब्रोकन मंथ आ गया मतलब कंप्लीट मंथ नहीं है। जून का महीना है, 30 का महीना होता है, ये 30-31 में भी बहुत गलती बच्चे कर जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ ये लिख लेंगे YMD। YMD का मतलब क्या होता है, ईयर मंथ डेज। तो 9/6/1979 से 30/6/1979 सबसे पहले हम डेज निकालेंगे, बाकी हम सब भूल जाएंगे क्या है। सिंपल तरीका यही है इसको निकालने का, इससे आपके गलती होने के चांस ना के बराबर है। बस एक पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा कि ब्रोकन पीरियड में सबसे पहले आप डेज निकालिएगा। तो इसमें 9 से 30/6/1979, अब ये 30 में से 9 गए 21। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी गलती कर देते हैं, 30 में से 9 गए सीधे 21 लिख देंगे। भाई 21 ठीक है, 21 आ रहा, बट 9वां दिन भी तो काउंट होगा। आपने 30वां दिन, ये जो 9वां दिन है 9/6/1979 को भूल जाती हैं, 21 लिख देते हैं, फिर गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। आप ये जो माइनस करेंगे इसमें से 30 में से 9 माइनस किया 21 आया, इसमें हमेशा +1 करेंगे, तो इसलिए 22 डेज, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे पूछते हैं सर ये 1/7/1979 कैसे आ गया। देखिए ये ऐसे आ गया, 30/6 के बाद
आपने जब भी ग्रॉस क्वालिफाइंग निकाल ली है उसके बाद नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख लेनी है। जून है, जून के बाद आया 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेकर अब हम 30/6/19। अब फिर बच्चे ये पूछते हैं कि 30/6/19 कहाँ से आ गया। देखिए 30/6/19 यहाँ से आया जब आप एक साथ 1979 लेंगे, उसके बाद ऊपर का ये जो डेट है 30 और ये 6, ये पूरा एज इट इज़ उतार लेंगे, ये एज इट इज़ उतार लेंगे ऊपर से ही। उसके बाद हम ये देखेंगे ये कब इसकी सर्विस मानी गई है, 2020 तक। क्या 2020 में छठा महीना पड़ रहा है? नहीं जी, 2020 में तो नहीं पड़ रहा, तो 2020 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, मगर 2019 में तो छठे महीने में उसने काम किया होगा, वो सर्विस में था, तो इसलिए 2019 ले लिया। अब हम यहाँ हो गया तो यहाँ पे कंप्लीटेड एक ईयर निकलेंगे, तो 2019 में से 1979 हमने घटाया तो हमारे 40 ईयर्स आएंगे। सिंपल है, ठीक है। एक साथ 1979 कैसे आया ये आपको पता चल गई। 30/6 ऊपर से ही कॉपी किया। उसके बाद देखेंगे 30/6 2020 में आ रहा, नहीं 31/3 को रिटायर हुआ, छठा महीने तक तो पहुंचेगा नहीं, तो 2019 तक ले लिया, 40 साल आ गए। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर सेम जो ऊपर करी थी, 30/6/19 के बाद अगला महीना एक साथ 2019 का, एक साथ 2019 से अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। ये कंप्लीटेड मंथ है, 31 मार्च है तो 31/3/20, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 सीधे सीधे 9 महीने आ गए। आप सीधे सीधे मंथ काउंट कर सकते हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, पहला दूसरा तीसरा। तो ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस आपकी होगी 40 साल 9 महीने 22 दिन। ये 40 जुड़ गया, ये 9 हो गया, ये 22। सिंपल। आप चाहें तो सीधे अगर आप निकाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ग्रॉस क्वालिफाइंग 40 साल 9 महीने 22 दिन। ये फर्स्ट स्टेप है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसको ही नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से बताया है। आइए अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेन पॉइंट, डिडक्ट नॉन क्वालिफाइंग सर्विसेज। देखिए नॉन क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है, ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी बाकी आप ये आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। आगे मैं और क्वेश्चन कराता चाहे आपको नॉन क्वालिफाइंग अपने आप ही समझते जाओगे कौन कौन सी नॉन क्वालिफाइंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी वही सिंपल YMD सबसे। अब हमें क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाना होगा। सबसे पहले हमने क्या लिया है, EOL फॉर पर्सनल रीजंस 1/3/1983 टू 31/3/1983, कंप्लीटेड मंथ है, एक महीना है। EOL पे गया फॉर पर्सनल रीजंस। देखिए EOL अगर कोई भी व्यक्ति पर्सनल रीजन पे जा रहा है, अपने निजी काम के लिए जा रहा है और EOL पे जा रहा है, तो वो हमेशा नॉन क्वालिफाइंग में आएगा। एक स्टेप ये हमेशा याद रखिएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार ऊपर दोबारा से। ये देखिए, ये लिखा 1/3/1983 से 31/3/19 फॉर पर्सनल रीजंस अपार्ट फ्रॉम अर्न लीव एंड हाफ पे लीव ही हैड टेकन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं कई बार, वो इसको बस इतना ही पढ़ेंगे HPL तक और छोड़ देंगे। अरे EL है HPL है तो EL HPL तो क्वालिफाइंग होती है, EL HPL से इसका कोई रिलेशन। मगर आगे की लाइन भी आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, तभी मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। ही हैड टेकन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स फॉर पर्सनल रीजंस, ठीक है। नेक्स्ट आई बी 1/10/1984 से ग्राउंड्स ऑन विच अवेल्ड नॉट इंडिकेटेड इन द सर्विस रिकॉर्ड्स। देखिए ऐसी कोई सी भी चीज़ आ जाए, चाहे सस्पेंशन आ जाए, कुछ भी आ जाए जो कि आपकी सर्विस बुक में कहीं मेंशन नहीं है कहीं, तो फिर वो क्वालिफाइंग माना जाता है। ये जो जैसे लिखा है ये इन्होंने नहीं बताया, ये शायद EOL पे ही गया होगा। ग्राउंड ऑन विच अवेल, ग्राउंड नहीं बताया गया, नॉट इंडिकेटेड इन द सर्विस रिकॉर्ड्स। जब तक ग्राउंड इंडिकेट नहीं होगा, अगर सर्विस बुक में एंट्री नहीं होगी, वो क्वालिफाइंग मानी जाएगी, ये क्वालिफाइंग है। अब 1/6/1993 टू 30/4/1994 फॉर हायर टेक्निकल स्टडीज। हमेशा ध्यान रखना, हायर टेक्निकल स्टडीज वर्ड आ गया, ऑलवेज क्वालिफाइंग सर्विस। 1/1/1995 से 30/5/1995 ओवर स्टे ऑफ लीव ट्रीटेड एज अनऑथराइज एब्सेंस। देखिए ओवर स्टे ऑफ लीव इज अ पनिशेबल ऑफेंस, सिंपल सी बात है, ऑलवेज नॉन क्वालिफाइंग होगा, हमेशा नॉन क्वालिफाइंग में आएगा। ओवर स्टे ऑफ लीव या अनऑथराइज एब्सेंस, मतलब आप लीव पे गए थे, 10 दिन की थी, आपने 10 की जगह 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, आप आ ही नहीं रहे हो, ना आपने कोई इंटीमेशन दी है, दैट इज नॉन क्वालिफाइंग। ये हम नीचे लेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी नॉन क्वालिफाइंग में। मैं यहाँ आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। अब ये है अनेबल टू ज्वाइन ड्यूटी ड्यू टू सिविल कमोशन इन द एरिया।
क्वालिफाइंग होगा। क्यों क्वालिफाइंग होगा? देखिए, कोई बंदा छुट्टी गया था, वो ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन दंगे हो गए, तो उसमें उसकी तो गलती है नहीं भाई, दंगे हो गए, वो ड्यूटी ज्वाइन किया, दंगे हो गए, वो नहीं आ सकता। अब जैसे कोई भी वॉर छिड़ गई, नहीं आ सकता, तो दैट इज क्वालिफाइंग। आइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ, मैंने इसी मारे इसको हाईलाइट किया है। ही रिमेन्ड अंडर सस्पेंशन फ्रॉम 1/19 to 30/9/1986। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैड डिसाइडेड नॉट टू ट्रीट दिस पीरियड एज स्पेंट ऑन ड्यूटी। देखिए, सस्पेंशन कई तरह के होते हैं, सारे सस्पेंशन क्वालिफाइंग भी नहीं होते, सारे सस्पेंशन नॉन क्वालिफाइंग भी नहीं होते। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या डिसाइड किया है कि इसको जो है स्पेंट ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा, मतलब इस पीरियड को उन्होंने कंडोन नहीं किया, तो सिंपल सी बात है, ये नॉन क्वालिफाइंग में जाएगा सस्पेंशन। ये मेजर पेनल्टी हो गई। अगर माइनर पेनल्टी का नेक्स्ट में आएगा, वो मैं बताता हूँ, इससे आपको और बेटर क्लियर होगा। ये नॉन क्वालिफाइंग है, नॉट टू ट्रीट दिस पीरियड एज स्पेंट ऑन ड्यूटी, तो इसको डिडक्ट करेंगे। In the year 2000, in a different case, he remained under suspension for a period of 4 months. On conclusion of the disciplinary proceedings against, he awarded a minor penalty. There is, however, no specific entry in the service book of the officer regarding treatment of the period of suspension. ये क्वालिफाइंग होगा। देखिए, माइनर पेनल्टी आ गया, मतलब क्वालिफाइंग। ऊपर से वो ये भी लिख रहा है, इसका कोई भी स्पेसिफिक एंट्री नहीं करी गई है सर्विस बुक में, इसलिए क्वालिफाइंग है। बट अगर यहाँ मेजर पेनल्टी होता, सर्विस बुक में एंट्री होती, देन इट इज नॉन क्वालिफाइंग। There was an overstay of joining time of 15 days which were treated as dies non. Dies non friends हमेशा नॉन क्वालिफाइंग में आएगा। और स्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला था, मान लीजिए 10 दिन का मिला था, आप उसको एक्सीड कर गए, दैट इज ऑल्सो नॉन क्वालिफाइंग। वॉज ऑन फॉरेन सर्विस, द कॉन्ट्रीब्यूशन हैड नॉट हाउएवर बीन पेड बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर। देखिए, इससे कोई रिलेशन नहीं है। फॉरेन सर्विस इज अ क्वालिफाइंग सर्विस, क्योंकि ऑफिस को बता के गया होगा, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन हैड नॉट हाउएवर बीन पेड बाय द, उस कॉन्ट्रीब्यूशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये वारंटी रिटायरमेंट है, यहाँ छोड़िए, अब आगे दोबारा वहीं चलते हैं, हम नॉन क्वालिफाइंग कैसे डिडक्ट करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग के बारे में ब्रीफ किया, जो इस क्वेश्चन में पूछा था। ये 4 तरह की जो लीव्स थी उसकी नॉन क्वालिफाइंग में आएंगी। EOL फॉर पर्सनल रीजन 1/3/1983 से 31/3/1983 1 महीना। ओवर स्टे ऑफ लीव ट्रीटेड एज अनऑथराइज्ड एब्सेंस 1/1/95 से 31/5/95 4 महीने 30 दिन। सस्पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/8/1986 to 30/9/86। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड नॉट टू ट्रीट दिस पीरियड एज स्पेंट ऑन ड्यूटी 2 महीने। और स्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम ट्रीट एट डाइज नॉन 00, ये 15 डेज। ठीक है, सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, ये बच्चे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये आपने जब डिडक्ट नॉन क्वालिफाइंग आपने जब भी करना है, जब कभी भी आप नॉन क्वालिफाइंग का करेंगे, तो ये रीजंस भी मेंशन करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे ये ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। ये आप पूरा मेंशन करिए कि आप कौन कौन सी नॉन क्वालिफाइंग में डिडक्ट कर रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, 1/1/95 से 31/5/95। देखिए, ये क्या नाम है, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये आपने 5 महीने क्यों नहीं लिए, 4 महीने 30 दिन क्यों लिए। देखिए, 5 महीने भी ले सकते थे, बट आप इसमें देखेंगे तो 4 इसमें 1/28 का भी महीना पड़ेगा, वो उसे हम कंप्लीटेड मंथ काउंट करेंगे। अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने ही है। बट जब आप ये डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 4 महीने 30 दिन आएंगे, और 30 दिन को जो है हम कंप्लीटेड 1 मंथ काउंट करते हैं। तो आप यहाँ 5 महीने भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऐसे शो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं अभी आपको डिटेल में इसके ऊपर समझाऊंगा कि ये 4 महीने 30 दिन मैंने क्यों लिखा। फिलहाल मैं आपको पहले इसका जोड़ करना सिखा दूँ। 30 और 15 45, 4 2 6 1 7। देखिए, यहाँ पे मैंने ये 1 महीना कंप्लीटेड जोड़ दिया। ये 30 को मैं यहाँ ले गया,
30 को हम कंप्लीटेड 1 मंथ मान लेंगे, या कभी भी 30 आए तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जानबूझ के ये आपको कुछ समझाने के लिए दिखाया है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ पे आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। 4 2 6 1 7, 30 का ये यहाँ पूरा आ गया 8, ये 15 दिन, तो 8 महीने 15 दिन नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। आप चाहते तो 5 महीने भी लिख सकते थे पहले से ही, बट मैंने ये कोई रीज़न है, मैं आपको इसका बाद में बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ अभी इतना ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और इतना टाइम भी नहीं है अभी मेरे पास। तो 8 महीने 15 दिन हो गए। क्वालिफाइंग सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम जो पीरियड था 40 साल 9 महीने 22 दिन में से 8 महीने 15 दिन हम घटा देंगे। 22 में से 15 गए 7, 9 में से 8 गए 1, 40 साल 1 महीना 7 दिन। ये हमारी क्वालिफाइंग सर्विस निकली है। उसकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस सब कुछ निकाल खोल के हमारे पास ये क्वालिफाइंग सर्विस हमारे पास आई। ठीक है, देखिए जब भी क्वालिफाइंग सर्विस निकाल लेंगे उसके बाद उसे 6 मंथली पीरियड में कन्वर्ट करना होगा। 6 मंथली पीरियड का मतलब क्या है, जितनी भी सर्विस आई है उसका मल्टीपल 2, उसका डबल कर देंगे। सिंपल, क्वालिफाइंग सर्विस आई 40 साल, उसका हमने डबल किया 80 साल। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैंने क्या टेबल बनाई है। ये टेबल आपको एग्जाम में नहीं बनानी है, ये ध्यान रखना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपके डाला है। देखिए 1 महीना 7 दिन क्यों नहीं लिया, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये 1 महीना 7 दिन क्या क्यों नहीं लिया, आपने 40 साल क्यों लिखा। देखिए ये रूल है, एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के हिसाब से आपको चलना होगा कि अगर 3 मंथ से लेस की सर्विस है तो हम कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड में कुछ भी नहीं लेंगे, वो नील रहेगा। ये 3 मंथ से कम है, 1 महीना 7 दिन है। लेकिन अगर 3 मंथ है या उससे अबव है, लेकिन 3 मंथ है या उससे ऊपर है लेकिन 9 महीने से कम है, तो 6 मंथली पीरियड ले सकते हैं। मान लीजिए ये 3 महीने होते, 40 साल 3 महीने 2 दिन 1 दिन होते, तो हम इसको 40.5 साल करके और इसको 81 6 मंथली पीरियड लिखते। ठीक है, यहाँ 1 महीने 7 दिन थे इसलिए हमने 86 मंथली पीरियड लिखा, इसलिए 40 साल लिए, 1 साल 7 महीने ये इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ ईआरएस, ग्रॉस निकाली, नॉन क्वालिफाइंग डिडक्ट करी और हमारी क्वालिफाइंग सर्विस आ गई। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ पे। रेगुलेशन ऑफ पे में ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा पूछता नहीं है, क्योंकि पे फिक्सेशन का अलग से क्वेश्चन आता है कि वो आपसे कुछ स्पेशली अलग से पूछ लेगा। ये वो सब पे फिक्स आपको करके देता है, मगर आपको शो करना होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे रेगुलेशन ऑफ पे, पीरियड लिखेंगे, पे इन लेवल 12। ये चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने चार्ट बनाया आप खाली पीरियड पे इन लेवल 12 भी लिख देंगे तो बहुत है। ठीक है, 1/1/2019 से 30/6/2019 तक वो कितनी ले रहा था, 1,30,400। ये क्वेश्चन में दिया है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1/1/2019 से 30/6/2019 कैसे आया दिखा देता हूँ। देखिए, was drawing the pay of rupees 1,30,400 in level 12 in the pay matrix on 1/1/2019 with DNI on 1/7/2019। DNI मतलब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, पे फिक्सेशन में मैंने आपको बताया हुआ है। 1/1/2019 से वो 1,30,400 रुपये की पे ले रहा था। ठीक है, 1/7/2019 को उसका इंक्रीमेंट था, मतलब 30/6/2019 तक वो 1,30,400 रुपये लेगा। ये ब्लॉक हमने बंद कर दिया। 1/7/2019 से उसका इंक्रीमेंट आया 1,34,300 वो पे लेगा। कब तक, 31/3/2020 तक, क्योंकि 1/4/2020 को तो वॉलंटरी रिटायर्ड है, इसलिए 31/3/2020 तक वो 1,34,300 लेगा। फ्रेंड्स, इसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं आज आपको बताऊं क्या होता है। पे फिक्सेशन के उसमें मूड में आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो रिटायर कब हुआ है, तो हम ये DNI से यहाँ पे बहुत से बच्चे 30/6/2020 तक ले जाते हैं, तो यहाँ भी कई बार नंबर कट जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पे वहीं तक लेके जानी है जहाँ पे वो रिटायर हुआ है। 31/3/2020 को वो रिटायर माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुछ ये पॉइंट्स लिखे हैं रेड में, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखने, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि आपको जितनी मैक्सिमम मैं क्लैरिटी दे सकूँ पेंशन के क्वेश्चन में उतनी दे दूँ। यही मैंने आपको बताया है। 1/7/2019 से 30/6/2020 वाला पॉइंट मैंने बता दिया, ये लिख देते हैं बच्चे, तो ये बहुत से गलती करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। फ्लो में हो जाता है कि पे फिक्सेशन का मूड आ गया है पेंशन के बीच में, तो ये नहीं करना। और एक चीज़ और,
देखिए लीव अकाउंट जरूर चेक करिएगा जब भी पे फिक्सेशन करें। क्यों? अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर छुट्टी पर है तो जब तक वो अपनी छुट्टी से वापसी नहीं आएगा उसको हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे। जैसे यहाँ इस टाइम पे छुट्टी नहीं था, ये आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे आप देख लेंगे, बट अगर ये छुट्टी होता तो इसको इंक्रीमेंट नहीं मिलता। इसको इंक्रीमेंट तभी मिलता जब ये दोबारा ड्यूटी अपनी ज्वाइन करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा रेगुलेशन ऑफ पे हो गया। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो रेड से मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए है, कुछ मैं बताना चाहता था इसलिए मैंने लिख दिया। आइए नेक्स्ट पे चलिए। एवरेज इमोल्यूमेंट्स। एवरेज इमोल्यूमेंट्स क्या निकालने होते हैं उसके बाद देखिए। एवरेज इमोल्यूमेंट्स का कई बार पूछता है कई बार नहीं पूछता, बट आप निकाल देंगे, 2 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज है, कुछ नहीं होती है, बस लास्ट 10 मंथ्स की पे निकालनी होती है। बट इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसमें आप अगर उस लास्ट 10 मंथ में वो EOL पे है किसी भी मंथ में, तो उस मंथ की पे आपको छोड़नी होगी, उस मंथ की पे आपको छोड़नी होगी, उससे और पीछे जाना होगा। EOL का पीरियड आपको लीव करना होगा, या जो भी नॉन क्वालिफाइंग का पीरियड अगर बीच में आ रहा तो वो भी आपको लीव करना होगा। जैसे डाइज नॉन आ रहा है, ओस्टे आ रहा है, जो नॉन क्वालिफाइंग पीरियड है वो भी आपको लीव करना होगा। ठीक है, वैसे वो नहीं पूछता है, मैं शायद ज़्यादा डीप चला गया, वो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, ये वरना ज़्यादा खिचड़ी मुझे लगता है पक जाएगी। EOL का पीरियड देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर EOL का पीरियड ही आता है। EOL के पीरियड की मत ले लेना, 10 मंथ की पे जो आप लो, जो EOL का पीरियड हो वो छोड़ के और पीछे चले जाना। अब हमने एवरेज इमोल्यूमेंट्स निकालने हैं 1/6/2019 से 31/3/2020 तक। ये उसके लास्ट 10 मंथ की पे है, 1/6/2019 से 31/3/2020 तक, उसके 10 महीने होंगे। अब देखिए यहाँ पे भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई चलो 31/3 तो समझ आ रहा है, भाई इसको रिटायर हुआ, यहाँ तक उसने ली होगी लास्ट 10 मंथ की पे। कई को नहीं आता भाई पिछले 10 महीने कैसे जाए, मैं बता देता हूँ, ये भी आपको बता देता हूँ, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इसमें आप जो है ये जो उसकी डेट ऑफ फाइनल जो है, जहाँ तक उसकी लास्ट दिन की जो सर्विस थी 31/3/2020 की, उसमें +3 कर देना आपको, सिर्फ मंथ में, सिर्फ मंथ में, ये ध्यान रखना। बट ये फॉर्मूला यहाँ पे ख़राब हो जाएगा अगर EOL का पीरियड आ गया, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, वैसे कैलकुलेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बस समझा रहा हूँ। 3 आप जोड़ेंगे, छठा महीना 1/6/2019, जो ये डेट लिखी थी 31, इससे पहले एक ही आएगा, 20 से पहले 19, तो 1/6/2019 से 31/3/2020 तक उसके 10 मंथ होंगे एवरेज इमोल्यूमेंट्स के, +3 करना आपने बस। इसमें कई बार क्या आता है, मान लो अगर ये 31/12/2020 होता, ऐसे ही फॉर एग्जांपल, तो 3 होके बच्चे कहते सर ये तो 15 हो गया। भाई सिंपल है, 15 हो गया, 12 में आप 3 जोड़ोगे मतलब 15 हो गया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च तीसरा महीना हो गया। मान लो सर 11 आ गया तो 14, फिर फरवरी हो गया। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो 10 आ गया, 13, तो 13वां महीना आपका फिर ये जनवरी में काउंट होगा। 12 महीने पूरे हमारे दिसंबर में, 13वां महीना जनवरी काउंट होगा। कोई नहीं, आप सिंपल है, 10 महीने का पे निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप निकाल लेंगे। बस ये EOL पीरियड, उसका लीव अकाउंट वगैरह देख लेना कि वो उस दौरान ना पड़ रहा हो बस, तो वरना आपको एक स्टेप पीछे जाना होगा। एवरेज इमोल्यूमेंट्स आ गए, 1/6/2019 से 31/3/2020 तक के हमको एवरेज इमोल्यूमेंट्स निकालने हैं। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने ये लिखा है, जो कलरफुल मैंने कर दिया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। एवरेज इमोल्यूमेंट्स का बस पीरियड मेंशन करेंगे, उसके बाद ये टेबल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बनानी है। आप पीरियड लिखेंगे, इमोल्यूमेंट्स लिखेंगे, मंथ्स लिखेंगे, अमाउंट इन रुपीज़ लिखेंगे। 1/6/2019 से 30/6/2019 तक वो कितनी पे ले रहा था, 1,30,400, कब तक ली, 1 महीने तक। इसका ये टोटल मतलब 1 महीने तक 1,30,400 ही ली है। 1/6/2019 से हमने निकाला। ये देखिए पे फिक्सेशन का क्या काम है, अब आपको यहाँ पता चलेगा। 1/6/2019 से 30/6/2019 1,30,400 था, 1/7/19 से तो उसकी पे चेंज हुई है क्योंकि उसका इंक्रीमेंट लगा है। ठीक है जी, 1/7/2019 से 31/3/2020 1,34,300 ली, 9 महीने तक ली। 1,34,300 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,08,700 रुपये ये आए 9 महीने के। तो टोटल उसकी 10 मंथ की पे कितनी बैठी, ये 13,39,100। एवरेज इमोल्यूमेंट्स निकालेंगे 10 मंथ्स की, 10 से डिवाइड कर देंगे तो
ये आया हमारा 1,33,910 रुपये। ये हमारे एवरेज इमोल्यूमेंट्स निकल गए। ये चार्ट दोस्तों मेन है, पीरियड मेंशन करना होगा किस मंथ तक। ये आपको पे फिक्सेशन, इसलिए ही पे फिक्सेशन इसमें आती है, वो पे फिक्स करके देगा, बस आपको रेगुलेशन ऑफ पे करके दिखाना है और यहाँ पे एवरेज इमोल्यूमेंट्स निकाल देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब आगे चलते हैं। पेंशन, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है पेंशन की। पेंशन कैसे निकालेंगे और एवरेज इमोल्यूमेंट्स हमने क्यों निकाले। देखिए ये ना, पेंशन में हमें दोनों तरीकों से पेंशन निकाल के दिखानी होती है एग्ज़ाम में। हालांकि हमेशा जो सेकंड वे है उससे हमेशा ही 99.9% केसेस में हमेशा ज़्यादा ही रहती है, बट फिर भी आपको शो करना होता है, वो बस नॉलेज चेक करना चाहता है आपकी। 50% ऑफ एवरेज इमोल्यूमेंट्स। एवरेज इमोल्यूमेंट्स कितने आए हमारे, 1,33,910 का 50% कितना हुआ, 66,955। 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। लास्ट पे ड्रॉन मीन्स ओनली बेसिक पे अभी हम काउंट कर रहे हैं। लास्ट पे कितनी थी, 1,34,300 ही ले रहा था वो, उसका 50% कितना हुआ, 67,150। इन दोनों समीकरणों में 1 और 2 में हम जो है कंपैरिजन करेंगे। 2 इज ग्रेटर देन 1, हेंस एडमिसेबल पेंशन इज ₹67,150। ये हम शो कर देंगे, थोड़ा अच्छा दिखता है। ये है, हमेशा जो लास्ट पे ड्रॉन होगी उसके 50% जो है वो हमेशा ज़्यादा ही आएगा, बट आपको कंपैरिजन करके दिखाना है। इट साउंड्स गुड इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर व्यू। ठीक है, अब मैंने एक और नोट छोटा सा लिखा है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। देखिए, मिनिमम 10 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर पेंशन। किसी को भी पेंशन तभी दी जा सकती है कम से कम उसकी 10 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस हो, अदरवाइज उसको सर्विस ग्रेचुटी दी जाएगी। सर्विस ग्रेचुटी क्या होती है, ग्रेचुटी 4-5 तरह की होती है, मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ तक हमने पेंशन निकाल दी, 67,150 रुपये उसकी पेंशन बनेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं रिटायरमेंट ग्रेचुटी पे। ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है। ग्रेचुटी भी कई तरह की होती है, डेथ ग्रेचुटी भी होती है, सर्विस ग्रेचुटी भी होती है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हमें फॉर्मूला लिखना होता है। मैंने 2 तरीके से लिखा है, आप कोई सा भी एक याद कर लो, वैसे सबसे सिंपल है ये। 1/4 इंटू में इमोल्यूमेंट्स 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। इमोल्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पे ग्रेचुटी के उसमें हम जानेंगे। इमोल्यूमेंट्स मीन्स है पे प्लस DA। पे मीन्स बेसिक पे ओनली। ठीक है, सॉरी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बच्चों ने कई बार मुझसे पूछा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि जैसे दिया है 1/4 इमोल्यूमेंट 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, जैसे इसमें DA की जरूरत पड़ती है, पे प्लस DA हमें चाहिए होता है। कई बार क्या होता है, DA की रेट नहीं देता है। इफ DA इज नॉट गिवन, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसमें तो उसने 17% DA की रेट दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार दोबारा से, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, DA की रेट ये दी हुई है 17%। अगर एग्जाम में DA की रेट नहीं देता है तो आप क्या करेंगे, तो जो करंट में DA चल रहा होगा, जैसे अभी 31% हो गया है शायद, हाँ 31 हो गया, 28 था, 3% अभी गवर्नमेंट ने हमें और प्रोवाइड कराया है, तो 31%। मान लो अगर आज की तारीख में क्वेश्चन पेपर आता है तो आप 31% के हिसाब से, अगर DA की रेट नहीं दी है तो ही, अपनी तरफ से कुछ नहीं 2, 4, 5 कुछ भी लगा दो कि क्लास में जी 5 से किया था, 8 से किया था, तो वही कर दो। नहीं, अगर DA की रेट दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो करंट वाली DA की रेट लेके आप क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, 1/4 अब फॉर्मूले में पुटअप किया, 1,34,300 लास्ट पे ड्रॉन, बेसिक पे प्लस DA। ये DA कितना बैठा, 22,831, 17% DA क्वेश्चन में दिया था। 22,831 कैसे आया, बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, यह ऐसे आया, 1,34,300 पे का 17% निकाला तो 22,831 आया। ये मैंने नोट में डाल दिया है, ये लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, जितना भी रेडिश है मैंने दिया, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है। 1/4 ब्रैकेट बंद, 1,34,300 प्लस DA 22,831 मल्टीप्लाई बाय 66। अब देखिए, ये इतने बच्चों ने गलत किया, बहुत बच्चे ये गलत कर देते हैं कि 66 में भी मुझसे पूछे सर ये तो गलत हो गया, 66 क्यों, कैसे आपने लिख दिया, जबकि जो है 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस हमारी कितनी आई थी, मैं आपको दिखा दूं दोबारा से। भाई ये तो हमारी आई थी 80, तो यहाँ तो 80 आना चाहिए था, 80 क्यों नहीं लिखा, वो ठीक है,
या तो वो गलत है या ये गलत है। नहीं जी, दोनों ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। कैसे? देखिए, चाहे किसी की 40 हो, मैक्सिमम तो 84 तक क्वालिफाइंग सर्विस हो सकती है किसी की 6 मंथली पीरियड में मैक्सिमम, क्योंकि 18 साल के बाद से ही काउंट होती है। उससे पहले अगर कोई सर्विस में है तो वो बॉय सर्विस, वो वैसे ही नॉन क्वालिफाइंग में चला जाता है, उसको सर्विस में काउंट नहीं करते हैं। मैक्सिमम जो किसी को क्वालिफाइंग सर्विस हम किसी की कैलकुलेट कर सकते हैं, बेनिफिट्स दे सकते हैं, 33 ईयर्स है। अभी तक 33 ईयर्स है, 33 ईयर्स मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस है, तो 66 6 मंथली पीरियड मैक्सिमम दे सकते हैं, बस इसलिए यहाँ पे 66 लिखा है। अब यहाँ पे भी बच्चे गलती कर देते हैं। ये एग्ज़ाम में की हुई गलतियाँ हैं बच्चों की, जो मैं बता रहा हूँ। ये हमने फॉर्मूला लगाया, सब गुणा भाग करके सब निकाला, तो 25,92,661 रुपये 50 पैसे आए। इसका राउंड फिगर करके 662 करके जी हो गई रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। नहीं बच्चों, ये आपने बहुत ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत गलत होता है। देखिए, जैसे 33 साल मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस हो सकती है, 66 6 मंथली पीरियड हो सकता है, उसी तरह मैक्सिमम जो ग्रेचुइटी एडमिसिबल है वो 20 लाख है। 20 लाख से 1 रुपया भी आप ऊपर नहीं देंगे। अगर 20 लाख से कम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 आ रही है, 17 आ रही है, कोई दे दो, 19 आ रही है, 19.5 आ रही है, 15 आ रही है, 10 लाख आ रही है, बट 20 लाख से 1 रुपया भी आप ऊपर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ 20 लाख किया हुआ, ये हमेशा ग्रेचुइटी ज़्यादा आती है और बच्चे बस यहीं तक करके छोड़ देते हैं, जिससे नंबर कट जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको लिखना है, ग्रेचुइटी रिस्ट्रिक्टेड टू ₹20 लाख एज पर रूल, ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ग्रेचुइटी की ये बात हुई, अब हम चलते हैं कम्यूटेशन पे। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। देखिए, कम्यूट होता क्या है? देखिए, आप जो पेंशन ले रहे हैं, आप उसका मैक्सिमम 40% कम्यूट करा सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली एनपीएस में तो नहीं है कम्यूटेशन जैसा अभी कुछ। खैर, एनपीएस की मैं बात ही नहीं करूँगा, अभी इसी में ही रहते हैं। तो 40% मैक्सिमम कम्यूट आप करा सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन एडमिसिबल फॉर कम्यूटेशन 40%, ठीक है। तो जो हमारी पेंशन कितनी बनी थी, 67,150। लास्ट जो बेसिक ड्रॉ होता है उसका 50% हमारी पेंशन होती है, तो उसका 40% मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन एडमिसिबल को कम्यूटेशन इज 26,860, ठीक है। 40% हम कम्यूट करा सकते हैं, तो ये सीवीपी। अब कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 12 × में CF मीन्स कम्यूटेशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 40% ऑफ पेंशन। देखिए, कम्यूटेशन फैक्टर क्या होता है, ये एक टेबल आती है, मैंने अभी नीचे टेबल भी बना के दिखाई हुई है आपको। ये एग्ज़ाम में ले जाना अलाउ होता है, बुक जो होती है, बुक के अंदर ये कम्यूटेशन फैक्टर दिया होता है, ठीक है। जब भी कोई कम्यूट कराएगा तो उसको हम क्या नाम है, 15 साल की 40% पेंशन हम एडवांस में उसे दे देते हैं, कि 15 साल का उसने कम्यूट करा लिया। मैक्सिमम 40% कम्यूट करा सकते हैं, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 8.287 इंटू में 26,860। पेंशन एडमिसिबल फॉर कम्यूटेशन कितना जो हमने निकाला, 26,860। ये हमने निकाल दिया 26 71,065। ये फॉर्मूले में रखना है, सिंपल गुणा भाग है, इसको राउंडेड ऑफ कर देंगे और लिखना भी है राउंडेड ऑफ। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आया, कम्यूटेशन फैक्टर कैसे लेते हैं। कम्यूटेशन फैक्टर लेते हैं एज नेक्स्ट बर्थडे से, ठीक है। अब हमने कम्यूटेशन फैक्टर यहाँ लिया 8.287, मैक्सिमम सभी बच्चों को रटा होता है 8.194। यही क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आप 60 साल की उम्र में अगर रिटायर होते हैं तो एज नेक्स्ट बर्थडे मतलब आप 60 साल के हो चुके हैं जब आप रिटायर हुए हैं, तो उससे जो नेक्स्ट में कम्यूटेशन फैक्टर आ रहा है वो 8.194 है। ये सबको रटा हुआ होता है। तो बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, या 8.194 कर देते हैं, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। हमने 8.287 क्यों लिया है, क्योंकि उसने BRS लिया था। कब लिया था, वो 60 का पूरा नहीं था, वो 59 का था। आप देख लेना क्वेश्चन में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसकी। तो इसका मतलब 59 का था जब रिटायर हुआ, तो एज नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा उसका 60, तो इसलिए 8.287 हम कम्यूटेशन फैक्टर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 40% कम्यूटेशन का आपको समझ आया। CVP निकालना आपको यहाँ पे आ गया। कम्यूटेशन टेबल ये मैंने बनाई है सिर्फ नॉलेज के लिए, ये आपको एग्जाम में नहीं बनानी है। कम्यूटेशन टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, ये आप
बुक में से अपने कम्यूटेशन फैक्टर बस देख सकते हैं। नॉर्मली रिटायरमेंट का ही आता है, या वीआरएस के केस में 8.287 आता है। और अगर इसके अलावा भी कोई और केस आ जाए तो आपके पास टेबल होगी एग्जाम में, उसमें देख के कर सकते हैं। आइए, रेजुडरी पेंशन। रेजुडरी पेंशन क्या होती है? देखिए, रेजिडरी पेंशन क्या है, अगर आपने कम्यूट करा लिया है तो आपको फुल पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों? आप 15 साल का जो है आप पहले ही ले चुके हैं, एडवांस में कम्यूट करा चुके हैं, 40% कम्यूटेशन आपने करा लिया है। देखिए, 40% का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जितना चाहें करा सकते हैं, 30 भी करा सकते हैं, 25 भी करा सकते हैं, बट मैक्सिमम सलाह यही दी जाती है और कराना भी चाहिए कि आप 40% कम्यूट करा लीजिए। 40% कम्यूट हो गया, कम्यूटेड ये 67,150 हमारी पेंशन थी, 26,860 हमारी कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। पेंशन का हमने कितना पोर्शन कम्यूट करा? 40%। 67,150 का 40% हमने यहाँ पे ये कम्यूट कराया था। ठीक है जी। तो जो अब पेंशन मिलेगी, जब हम ये कम्यूटेशन ले लेंगे, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन पहले ले लेंगे, तब जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 40,290 रुपये। 67,000 पेंशन मतलब ओरिजिनल पेंशन में से कम्यूटेड पोर्शन पेंशन का निकाल देंगे। ठीक है। अब यहाँ मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं छोटे छोटे, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए है कि ओरिजिनल पेंशन विल बी रिस्टोर्ड आफ्टर 15 ईयर्स। 15 साल के बाद जो पेंशन है वो रिस्टोर हो जाती है, मतलब 15 साल तक 40,290 रुपये आपको मिलेंगी पेंशन। लेकिन एक चीज़ इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका डीआर कैलकुलेट होगा, इस पे डीए नहीं होता है। डीए डीआर, जब भी कभी डीए डीआर के ऑर्डर आते हैं तो उस पर डीए/डीआर लिखा होता है। डीए होता है डीएनएस अलाउंस, आपको सबका पता होगा। डीआर होता है डीएनएस रिलीफ। डीएनएस अलाउंस मिलता है जो इन सर्विस है, डीएनएस रिलीफ मिलता है जो पेंशनर है। तो पेंशनर के केस में डीआर रेट दोनों की सेम है, जो अभी 31 चल रहा है वही डीए चल रहा है, वही डीआर चल रहा है, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो ये हमेशा ओरिजिनल पेंशन पे कैलकुलेट होगा। जो आपकी ओरिजिनल पेंशन थी लास्ट पे, ये 67,150 पेंशन आपको 40,290 मिलेगी, लेकिन जो आपका डीआर कैलकुलेट होगा वो 67,150 पे होगा। जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ, ये यहाँ लिखने की आपको जरूरत नहीं है एग्जाम में। आइए, अब आया मोस्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फैमिली पेंशन। इसमें तो इतने कंफ्यूज हुए हैं बच्चे, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। फैमिली पेंशन पे तो आप कितना मर्जी बना लीजिए, मैं ही शायद थ्योरी की 4 क्लास दे दूंगा। फैमिली पेंशन में सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन लेंगे। नॉर्मल रेट होती है लास्ट जो बेसिक ड्रॉ किया है 1,34,300 का 30%, वो निकाल दिया 40,290। इनहेंस रेट क्या होती है? 50%। जो ओरिजिनल पेंशन मतलब बनी है वो इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन होती है। ठीक है, ये हमें लिखना होगा एग्जाम में, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन में ही दिया है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। द ऑफिसर डाइड ऑन 20/12/2020। फैमिली पेंशन विल बी पेएबल टू द डिसीज पेंशनर एज अंडर। ठीक है, देखिए ऑफिसर मर गया, अब उसकी फैमिली को पेंशन देनी है। सबसे पहले तो वाइफ आएगी, अगर वाइफ मेंशन है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वाइफ कहीं नाम नहीं है कि वाइफ है, बस उसका एक बेटा बेटी दिए हुए हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो हमेशा इनहेंस रेट मिलेगा। फैमिली पेंशन शुड बी गिवन टिल 7 years और अटेनिंग द एज ऑफ 67 years एम्प्लॉयज विच एवर इज अर्लियर। मतलब इनहेंस रेट 7 साल तक मिलेगा, या जब तक वो 67 साल की उम्र प्राप्त नहीं कर लेता, वो 67 साल का नहीं हो जाता। मर गया है, बच्चे कहते हैं सर वो 67 साल का, भाई मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से मर गया। मान लो जैसे वो 61 साल की उम्र में वो मरा, 60 साल में वो रिटायर हुआ, तो ये तो 59 में ही हो गया, वीआरएस ले गया। मान लो वो 61 साल की उम्र में मरा, तो हम ये नहीं है उसमें 7 जोड़ेंगे, 61 साल की 68 तक देंगे, नहीं, हम 67 तक उसको पेंशन देंगे। 62 में मरा है, 62 की एज में, तो +5 होगा, 67 तक हमने जाना है, ये ध्यान रखिएगा। या तो 7 ईयर या अटेनिंग एज ऑफ 67 years, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर उसकी डेथ सर्विस के दौरान हो जाती है तो जो इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन है वो 10 साल के लिए मिलेगी, फिर ये 67 वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, फिर 67 वाला जो क्राइटेरिया है वो खत्म हो जाएगा। अगर सर्विस के दौरान उसकी डेथ होती है, इनहेंस रेट 10 साल तक मिलेगी, कोई वो नहीं है ऑब्लिगेशन इसके लिए। ठीक है, ये समझ आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट।
ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये 67 ये कैसे, हाँ जी 67 इसके केस में हम कैसे कर रहे हैं। 15/11/1960 इसकी डेट ऑफ बर्थ थी, 67 साल। ठीक है, जोड़ेंगे 67 का कब होगा, 14/11/2027 को वो पूरा 67 साल का, सॉरी नहीं मैं गलत बोल गया कुछ, हाँ एक पॉइंट मैं भूल गया, इसको मैं फिर बताता हूँ कि जब पेंशनर मरेगा उसके अगले दिन से ही फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। 20 को मरा है तो 21/12/20 से स्टार्ट हो जाएगी। ये पॉइंट पे मैं आता हूँ, पहले मैं आपको चार्ट दिखाऊँ। देखिए, द ऑफिसर डाइड ऑन 20/12/2000, फैमिली पेंशन विल बी डिजीज पेंशनर एज अंडर। सबसे पहले उसका बड़ा बेटा है। देखिए इसको ऐसे ही बनाएंगे हम, सीरियल नंबर लिखना चाहो लिख दो, वरना की कोई जरूरत नहीं। बेनिफिशियरी, पीरियड, अमाउंट, रिमार्क्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5-5, 7-7 नंबर बच्चों के कट जाते हैं। वह बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक इनहेंस रेट और ये करके छोड़ देते हैं कि नहीं आगे ये नहीं है वो नहीं है, वैसे उल्टा सीधा कर देते हैं। तो ऐसे आप मत करिएगा। सबसे पहले एल्डरसन, डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च 1999। इसको कब से मिलेगी, 21/12/2020 से 27/3/2023 तक 67,150 रुपये इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, क्योंकि उसके फादर की डेथ हुई है। अभी वो 67 साल के नहीं हुए थे उसके फादर। ठीक है, 21/3/2020 कैसे आया, क्योंकि 20/12/20 को मिला था, मरा था। और 27/3/2023 कैसे आया, ये पॉइंट है। ये पॉइंट है कि ये कैसे आया, ये ऐसे आया, ये रिमार्क्स में ये मेंशन होगा। टिल द डेट ऑफ हिज मैरिज, उसे कब तक मिलेगी, टिल हिज इनकम इज इक्वल टू और एक्सीड्स ₹9,000, मतलब उसकी इनकम या तो 9,000 या उससे ऊपर बढ़ जाती है, या उसकी शादी हो जाती है, जो भी जल्दी होता है, या टिल अटेनिंग द एज ऑफ 25 साल, या जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता। तो 2023 में वो 25 साल का हो जाएगा। अब ये 27/3/2023 कैसे आया, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या करेंगे, 28/3/2023 कर देंगे, नहीं, जो डेट ऑफ बर्थ है उससे एक दिन पहले का लेना है। और सिंपल है, आप इसमें यहाँ पे आप जोड़िएगा 1999 में 25 साल, जैसे आप जोड़ते हैं 25 साल तो 24 दिखेगा 2024, बट इसमें से एक माइनस करना है, 2023 आएगा, इसमें से माइनस करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट ऑफ बर्थ से एक दिन पहले तक उसको मिलेगी पेंशन, एल्डरसन को। फिर डॉटर का नंबर आया, डॉटर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 7/4/2004। 28 जैसे ही 27/3/2023 को बंद हुई, ये पीरियड का बहुत बड़ा इसमें खेल है, ये अच्छे से समझिएगा। 28/3/2023 से मिलेगी 14/11/2027 तक 67,150 रुपये इनहेंस रेट, टिल द डेट ऑफ हर मैरिज, वही जो सेम उसके हैं, और टिल अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। बट इसमें यहाँ एक अच्छा पॉइंट आ गया है, बहुत काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यहाँ गलती हो जाती है बच्चों से। 14/11/2027 तक ही इनहेंस रेट देंगे। क्यों, क्योंकि 14/11/2027, देखिए मैंने ये यहाँ पे दिया, 14/11/2027 को वो 67 साल का हो गया। मतलब ये जो हमने इनहेंस रेट तो 67 साल तक, या तो 7 साल या 67 साल, जो भी पहले 67 साल का हो गया, तो अब इनहेंस रेट ना देके नॉर्मल रेट देंगे, जो कि 40,290 है। ये जो हमने यहाँ लिखा है 30% ऑफ लास्ट पेड वन। ठीक है, फिर 15/11/27 से 6/4/2028 तक 7/4/2004 उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। इसमें 25 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, बट एक साल पीछे जाना है, 2028। 7/4 की जगह सिर्फ एक दिन पीछे जाना है, 6/4। ठीक है, तो अब 15/11/2027 से 6/4/2028 तक उसको नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगी डॉटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये यहाँ अलग से रेड में भी करके समझा दिया कि मैंने कैसे डेट ली है। आप ये देखिए, सन की डेट ऑफ बर्थ कितनी थी, 25। आप ये रफ में करके ना देख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये चार्ट बच्चों से गलत हो जाता है। ये आप यहाँ तक अच्छे से कर देंगे तो आपको 30 में से 30 कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। देखिए 25 जोड़ेंगे तो 2024 आएगा, बट एक माइनस करेंगे 2023, तीसरा ही रहेगा, मंथ सेम रहेगा। 28 की जगह पीछे एक दिन जाएंगे, 27। यही ऐसे हमने डॉटर की एज कैलकुलेट करी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कोशिश करी आपको कि आपको पेंशन अच्छे से समझ आए। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब SSAA कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच।